किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को सुनीता पन्ना का नमस्कार। क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की तीसरी पुस्तक लेकर हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए इसकी तीसरी कड़ी। समाजवादी राजसत्ता। समाजवादी राजसत्ता मजदूर वर्ग की राजसत्ता है। मजदूर वर्ग ने पहले 1871 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस कम्यून के नाम से अपनी राजसत्ता कायम की थी। इतिहास में मजदूरों की ये पहली हुकूमत थी जो करीब 3 महीने तक कायम रहकर देशी व विदेशी पूंजीपतियों की मिलीजुली ताकत की शिकार हुई। इस राजसत्ता ने अपने 3 महीने की जिंदगी से ही दुनिया के मजदूरों को जो नसीहत दी, वो आज भी राजसत्ता की लड़ाई में उनका नेतृत्व करती है। पेरिस के मजदूरों ने पुरानी पूंजीवादी फौज और उसके अफसरों पर यकीन नहीं किया और उसे तोड़कर आम जनता में हथियार बांटे, अर्थात जनता की फौज कायम की। पुलिस का पुराना महकमा तोड़कर जनता की फौज कायम की। पुराने मजिस्ट्रेटों, जज, अदालतें तोड़कर जनता की नई अदालतें कायम की, जिनमें जनता द्वारा चुने हुए जज और मजिस्ट्रेट काम करते थे। भ्रष्ट, रिश्वतखोर या नाकाबिल जजों को जनता जब चाहे वापस बुला सकती थी। पेरिस कम्यून ने दुनिया के मजदूरों को बतलाया कि अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मजदूर वर्ग को पूंजीपति राजसत्ता और उसके कल पुर्जों को तोड़कर उसकी जगह एक नई मजदूर वर्ग की राजसत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। पेरिस कम्यून की शिक्षाओं के आधार पर लेनिन और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में रूस के मजदूरों ने नवंबर 1917 में हुकूमत पर विजय पाई। ताकत हाथ में आते ही उन्होंने राजसत्ता की पुरानी मशीन को तोड़कर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में नई राजसत्ता स्थापित की। पुरानी फौज की जगह लाल फौज, पुरानी अदालतों की जगह जनता द्वारा चुने गए जजों की नई जन अदालतें आदि। रेलों, कारखानों, सभी सरकारी महकमों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों आदि में भी इसी तरह की तब्दीलियां की गई। प्रेस और रेडियो पूंजीपतियों के हाथ से छीनकर मजदूरों के प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए। मजदूर जानते थे कि पूंजीवादी राजसत्ता उन्हें समाजवाद की ओर आगे बढ़ने से रोकेगी और उनके रास्ते में तरह तरह के रुकावटें पैदा करेंगी। इसलिए उस राजसत्ता को तोड़कर उन्होंने नई राजसत्ता कायम की, जिसका काम था पुराने हुकूमत करने वाले वर्गों के विरोध को कुचलना, दूसरे देशों के पूंजीपतियों के हस्तक्षेप से लड़ना और समाजवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाना। क्रांति से पहले की राजसत्ता पूंजीवादी राजसत्ता थी। उनमें जनवाद था 10% शोषक वर्ग के लिए और तानाशाही थी 90% मजदूरों और किसानों पर। नई राजसत्ता मजदूरों पर किसानों की राजसत्ता थी। इसमें जनवाद था 90% जनता के लिए और तानाशाही थी 10% शोषकों पर, जिससे वे फिर से उठ खड़े न हो सके। इस माने में मजदूर वर्ग की राजसत्ता भी जनता के शत्रुओं को दबाकर रखने का एक हथियार है। सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य। सर्वहारा वर्ग राजसत्ता पर इसलिए अधिकार नहीं जमाता है कि सबको सब कुछ करने की आजादी दे दी जाए। जिस तरह अभी तक पूंजीपति वर्ग राजसत्ता का मेहनतकशों को दबाने के लिए इस्तेमाल करता आया है, ठीक उसी तरह मजदूर वर्ग भी ये ऐलान करने में कोई संकोच नहीं करता कि वह भी राजसत्ता को अपने वर्ग शत्रुओं को दबाकर रखने के लिए इस्तेमाल करेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि पूंजीवादी राजसत्ता पूंजीपति वर्ग यानी अल्पमत के हितों को पूरा करती है और जनता यानी बहुमत की इच्छाओं को दबाती है, और इसलिए वो कितना ही जनवाद का जामा क्यों न लपेटे, दरअसल वह जनवादी नहीं है। दूसरी तरफ मजदूर वर्ग की राजसत्ता बहुमत के हितों को पूरा करती है, इसलिए सही मायने में जनवादी राजसत्ता है। वो शोषक वर्ग
यानी जनता के दुश्मनों को, जो संख्या में बहुत कम है, जनहित में दबाती है। इस मानी में वह शोषक वर्ग पर सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य या अधिनायकत्व है। सर्वहारा वर्ग जानता है कि राजसत्ता हाथ से निकल जाते ही पूंजीपति वर्ग की ताकत का अंत नहीं हो जाता और न ही सदियों के पुराने संस्कारों से मनुष्य एक ही दिन में छुटकारा पा सकता है। ताकत हाथ से निकल जाने के बाद भी हजार उपायों, तिकड़मों और षड्यंत्रों के सहारे शोषक वर्ग फिर अपनी शोषण की व्यवस्था चालू करने की कोशिश करता है। अपने दुश्मनों की इन हरकतों को पकड़ने, उन्हें दबाने और उनसे बचते रहने के लिए सर्वहारा वर्ग अपना एक आधिपत्य कायम करता है। स्टालिन के शब्दों में, सर्वहारा एकाधिपत्य सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक प्रभुत्व है और पूंजी के शासन को बलपूर्वक समाप्त करने का साधन है। पूंजीवादी समाज के गर्भ में मजदूर और किसान अर्थात शोषित वर्ग अपने जनवादी अधिकारों की लड़ाई शुरू करता है। लड़ाई में एक ऐसी हालत आ जाती है जब पूंजीवादी राजसत्ता संघर्ष के दबाव को और अधिक बर्दाश्त न कर सकने के कारण बहराकर गिर पड़ती है। समाज में क्रांति होती है। तब मजदूर वर्ग पुरानी राजसत्ता को दफनाकर उसकी जगह नई सर्वहारा वर्ग की राजसत्ता खड़ी करता है। राजसत्ता पर अधिकार पाने के साथ साथ मजदूर वर्ग की जनवाद की लड़ाई का अंत हो जाता है। नवंबर 1917 में रूस के मजदूरों ने जनवाद की लड़ाई में विजय पाई और पूंजीवादी राजसत्ता की जगह सर्वहारा वर्ग की राजसत्ता कायम की। यह हारे हुए शोषक वर्ग पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र मतलब मजदूर वर्ग की तानाशाही समाजवादी राजसत्ता का सार है। जो लोग सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की आवश्यकता से इनकार करते हैं, वो असलियत को मानने से इनकार करते हैं। इस तरह की विचारधारा अंत में सिर्फ पूंजीपति वर्ग की तानाशाही को कायम रखने में सहायक है। कार्ल मार्क्स ने एक जगह पर लिखा था कि पूंजीवादी समाज और कम्युनिस्ट समाज के बीच में एक समाज के दूसरे में क्रांतिकारी परिवर्तन का युग भी होता है। इसी से मिलता जुलता एक राजनीतिक परिवर्तन का युग भी होता है, जिसमें राजसत्ता सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अधिनायक तंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की आवश्यकता इस पूरे ऐतिहासिक युग के लिए होती है, जो पूंजीवाद को वर्गहीन समाज अर्थात कम्युनिज्म से पृथक करता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र एक ऐसे वर्ग का अधिनायक तंत्र है जो शोषक नहीं है। यह अधिनायक तंत्र इतिहास के दूसरे सभी अधिनायक तंत्र से भिन्न है, क्योंकि वे सभी अधिनायक तंत्र अल्पमत के इस या उस शोषक वर्ग के अधिनायक तंत्र रहे हैं, जिनका उद्देश्य शोषक वर्ग की शोषण प्रणाली को सुरक्षित रखना है। जबकि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र का उद्देश्य है समाज के बहुमत के हित में अल्पमत पर अंकुश लगाना, उसकी शोषण प्रणाली को समाप्त कर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रथा का अंत करना। इन अर्थों में सर्वहारा का अधिनायक तंत्र एक विशेष प्रकार की राजसत्ता है। सर्वहारा वर्ग की यह विशेष प्रकार की राजसत्ता उस समय तक रहेगी जब तक कम्युनिज्म नहीं कायम हो जाता। जो लोग शुद्ध जनवाद के नाम पर ये कहकर कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, मजदूर वर्ग की राजसत्ता के इस रूप को बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं, उन्हें जवाब देते हुए अपनी पुस्तक सर्वहारा क्रांति और गद्दार काउत्स्की में लेनिन ने लिखा था, पूंजीवाद से कम्युनिज्म तक का संक्रमण एक ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक इस युग का अंत नहीं हो जाता, तब तक शोषक वर्ग अनिवार्य रूप से अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने की आशा रखेंगे। यह आशा पुनर्स्थापना के प्रयास में बदल जाएगी और अपनी पहली गंभीर पराजय के बाद हारा हुआ शोषक वर्ग, जिन्हें कभी भी अपनी हार की आशा नहीं थी, जो कभी इसे संभव नहीं मानते थे, विचार में भी लाने के लिए तैयार नहीं थे, 10 गुनी शक्ति के साथ 100 गुने क्रोधपूर्ण आवेश की घृणा को लेकर अपने खोए हुए दुर्ग पर फिर से अधिकार करने के लिए अपने उन परिवारों की ओर से युद्ध में कूद पड़ेंगे जो इतना मधुर और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु जिन्हें अब साधारण लोग बर्बादी और मुसीबतों तथा मामूली कामों का शिकार बना रहे हैं
और इन परिस्थितियों में एक खतरनाक और तेज लड़ाई के युग में जब इतिहास ने ये सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि युगों से चली आने वाली शोषकों की सुविधाएं रहेंगी या नहीं रहेंगी, ऐसे समय में बहुमत और अल्पमत की बात करना, विशुद्ध जनवाद के संबंध में बात करना, अधिनायक तंत्र के अनावश्यक होने के संबंध में और शोषकों तथा शोषितों की समानता के संबंध में बात करना, इसके लिए कितनी असीम मूर्खता और प्रचंड अज्ञान की आवश्यकता है। समाजवादी राज्य सत्ता और उसके काम। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रूस के सर्वहारा वर्ग ने अक्टूबर 1917 में वहां के भूस्वामियों और पूंजीपतियों की हुकूमत का सफाया कर दिया और पुरानी भूस्वामी पूंजीवादी राजसत्ता को जड़ बुनियाद से खोदकर उनकी जगह पर नए प्रकार की राजसत्ता कायम की। लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं के आधार पर रूस का सर्वहारा वर्ग जानता था कि पूंजीवादी राजसत्ता और उसके कल पुर्जों को चकनाचूर किए बगैर और उसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र कायम किए बगैर वह कभी भी समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकेगा। यह नई राजसत्ता मतलब सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र या समाजवादी राजसत्ता पहले की राजसत्ताओं से बुनियादी तौर पर भिन्न है। पहले की राजसत्ताएं मेहनतकशों शोषितों को दबाने के लिए शोषक वर्ग के हाथ का हथियार थी। समाजवादी राजसत्ता मेहनतकशों को शोषण और दमन से छुटकारा दिलाने के लिए सर्वहारा वर्ग के हाथ का हथियार है। पुरानी राजसत्ताएं मेहनतकश जनता के विशाल बहुमत पर मुट्ठी भर जालिमों की तानाशाही का हथियार थी। समाजवादी राजसत्ता जनता के विशाल बहुमत की तानाशाही है, मुट्ठी भर जालिमों के खिलाफ। पुरानी राजसत्ता का काम रहा है शोषण और दमन की व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे कायम रखना। समाजवादी राजसत्ता का काम है मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त करना और ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें वर्ग विभाजन नहीं होगा और इसलिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती भी नहीं होगी। पूंजीवादी शोषण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और एक नए समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए और वर्ग शत्रुओं से समाजवादी राजसत्ता की रक्षा करने के लिए सर्वहारा वर्ग को समाजवादी राजसत्ता की आवश्यकता होती है। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी राजसत्ता कायम किए बगैर समाजवाद की विजय असंभव है। हमने देखा कि समाजवादी राजसत्ता मजदूर वर्ग के हाथ का वह हथियार है जिसके द्वारा वह एक अपने वर्ग शत्रुओं को दबाकर रखता है, 2 विदेशी पूंजीपतियों के हमले से अपने देश की रक्षा करता है, 3 समाज से शोषक वर्ग का खात्मा कर एक ऐसा समाज कायम करता है जिसमें न कोई लुटेरा होता है और न कोई लुटने वाला, 4 समाजवादी देश का औद्योगिक विकास करता है, देशवासियों की समाजवादी सांस्कृतिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, समाजवादी संपत्ति की देखभाल और उसकी रक्षा करता है, 5 समाजवादी समाज कायम कर कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की ओर कदम बढ़ाता है और इस प्रकार की एक नई शिक्षा, नई संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद डालता है। समाजवादी राजसत्ता क्रांति को सफल बनाकर अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सर्वहारा वर्ग के हाथ का मुख्य हथियार है। सर्वहारा वर्ग इस हथियार का इस्तेमाल अपनी वर्ग पार्टी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए करता है।